गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मौर्य पीटी नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से बोल रहा हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का गणित भाग ए का 5वां पाठ दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का एक हिसाब से रिवीजन शुरू हो रहा है और इसका रिवीजन कराने वाला हूं, जिसका प्रश्न संग्रह 5.2 हम लोग देखने वाले हैं, जो कि पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। आज हम लोग एक बार फिर से इस प्रश्न संग्रह को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण मतलब क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें दो चरांक होने चाहिए और एट ए टाइम दोनों का मान 0 न हो, तो उसको हम लोग दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। और अगर उन दोनों समीकरणों पर एक साथ विचार किया जाए तो उनका जो हल आता है, जो उत्तर आता है, मतलब जो x और y का मान आता है या जो भी चरांक आप मानो उसका जो मान आता है, उसको उन दो समीकरणों का हल कहते हैं। यहाँ हम लोग प्रश्न संग्रह 5.2 में ये देखने वाले हैं कि शब्दों में जानकारी दिया गया है और उस जानकारी को हमें समीकरण के रूप में बदलना है और उसके बाद उन दोनों समीकरणों को हल करके दिए गए प्रश्न का जवाब पता लगाना है। तो आइए बच्चों देखें प्रश्न संग्रह 5.2 का पहला सवाल। जैसे कि अगर आप किताब आपके सामने अगर होगा तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लिफाफे में दो प्रकार के नोट हैं। किसी लिफाफे में दो प्रकार के नोट हैं, एक 5 रुपए वाला और एक 10 रुपए वाला। एक इन सेंस एक नोट नहीं है, नोट कई सारे हैं। प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। 5 रुपए वाले कुछ नोट हैं, कुछ 10 रुपए वाले नोट हैं और उनका कुल कीमत 350 रुपया है। ये पहली जानकारी आपको दिया है। और इसके बाद दूसरी जानकारी भी दिया है। हमेशा इस प्रकार के प्रश्न इस तरह से होते हैं कि आपको दो बातें पूछी जाती हैं और दो जानकारी भी दिया रहता है और वो दो जानकारी की मदद से हम दो समीकरण बनाते हैं और फिर उन दोनों समीकरणों को हल करके जो दो बातें पूछी जाती हैं उसका जवाब पता करते हैं। यहाँ की जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हो कि उस लिफाफे में, लिफाफा मतलब उस पैकेट में 5 के नोट कितने हैं और 10 के नोट कितने हैं हमको पता लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि माना 5 रुपए वाले नोटों की संख्या x मान लिए और इसी तरह 10 रुपए वाले नोटों की संख्या हमने y मान लिया। मतलब अब हमारे सामने ये है कि 5 के हमारे पास x नोट है और 10 के हमारे पास y नोट है। अगर प्रश्न ऐसे कहता कि कुल इतने नोट हैं तब तो हम बोल देते हाँ x + y बराबर इतना, लेकिन कुल 350 नोट नहीं है, याद रखो उन नोटों की कीमत है 350। तो पहले शर्त के अनुसार अगर हम सोचे, पहले शर्त अनुसार अगर बात को सोचा जाए तो सिचुएशन क्या बनता है कि 5 के नोट तो कितने हैं x। जैसे मैं कहूँ कि 5 के 3 नोट हैं तो उनकी कीमत क्या हो जाएगी, 5 का 3 में गुणा करोगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल 5 के कितने नोट हैं x, तो 5 का x में जब गुणा करोगे तो उसकी कीमत आ जाती है। ठीक उसी तरह 10 के कितने नोट हैं y, उसकी कीमत क्या हो जाएगी 10y और कुल कितना कीमत है 350। कुल का मतलब दोनों को जोड़ दिए। इस तरह से हमको पहला समीकरण मिल जाता है। फिर अब दूसरी जानकारी क्या कह रही है कि ये जो 5 के नोट हैं वो 10 के नोट के दुगने से 10 कम है। तो उसकी मदद से हमको दूसरा समीकरण बनाना है कि 5 के नोट तो वैसे हैं कितने। सबसे पहले दूसरे शर्त के लिख देते हैं। दूसरे शर्त अनुसार हम सोच रहे हैं कि 5 के नोट कितने हैं x, 10 के नोट कितने हैं y। हमारे पास 5 के नोट x हैं और 10 के नोट कितने हैं y। अब जानकारी क्या कह रहा है कि ये जो 5 के नोट हैं 10 के नोट के दुगने से 10 कम है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, नोटों की संख्या बराबर नहीं, बल्कि इसके दुगने से, इसके दुगने से मतलब 2 का गुणा कर दिए, अभी भी ये दोनों बराबर नहीं। इसके दुगने से ये 10 कम है। कौन कम है, ये मतलब अभी भी ये बराबर नहीं हो रहे, ये 10 कम है। अगर बराबर करना है तो या तो इसमें 10 जोड़ दोगे या तो इसमें से 10 कम कर दोगे, दोनों चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 कम है तो
बराबरी पे लाने के लिए, मतलब बराबर का चिन्ह डालने के लिए हमें इसमें से 10 कम करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें से 10 कम करोगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये आपको दूसरा समीकरण बन गया, जिसको कि हम सामान्य रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर माइनस 10। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करते हैं, अब आप एक्सरसाइज 5.1 के बारे में अगर सोचोगे कि आपको डायरेक्ट ये दो समीकरण दिए रहते थे और हल करना होता था। यहाँ क्या हो रहा है, हमको पहले दोनों समीकरण बनाना है फिर हल करना है। अब दोनों समीकरण तो बन गया, अब हल कैसे करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसमें 5 से भाग दे दो तो आपका x सेम हो जाएगा, या तो ये सब में 5 का गुणा कर दो तो आपको यहाँ पे x सेम हो जाएगा। ई में 5 का गुणा करने से y भी सेम हो जाएगा। तो चाहे आप x सेम करो चाहे आप y सेम करो। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में 5 से गुणा कर रहा हूँ। जब समीकरण 2 में आप 5 से गुणा करोगे तो यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 10y आ जाएगा और यहाँ पे 5 का गुणा 10 बचे 50 हो जाएगा। एक नया समीकरण बन गया। अब आपको इन दोनों समीकरणों पर विचार करना है कि अगर देखो, अब यहाँ पे देखो x भी सेम दिख रहा है, y भी सेम दिख रहा है, मतलब कोई भी कटने के लिए तैयार। अब सोचना है कि अगर x काटना है तो चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, नहीं है मतलब बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या अगर आपको y काटना है तो y का तो चिन्ह पहले से ही अलग अलग है, मतलब बदलने की जरूरत नहीं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, याद रखो घटाओगे तो x कटेगा, जोड़ोगे तो y कटेगा। 5x धन 10y बराबर 350, 5x ऋण 10y बराबर ऋण 50। जोड़ना है इसलिए चिन्ह में कोई बदलाव नहीं, ये इससे कट जाएगा। यहाँ 10x, यहाँ पे आपको मिलेगा 300 क्योंकि एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा। तो यहाँ से आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, x बराबर 300 बटे 10। ठीक है, यहाँ से आपको x का मान आ गया। अब इस x का मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें y का मान आ जाएगा। जैसे x के मान को अगर मैं समीकरण 2 में रख दूं, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 पहले हम लिख लेते हैं, x ऋण 2y बराबर ऋण 10, x के स्थान पे 30, हमें जिसको निकालना है उसको वहीं छोड़े, बाकी बराबर के दूसरी तरफ। तो ऋण 2y बराबर यहाँ पे ऋण 40। इस आधार पे आपको y का मान कितना आ जाएगा, ऋण ऋण से कट जाएगा, 40 बटे 2 मतलब कितना आ गया, 20। इसके बाद उत्तर लिखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना, उत्तर लिखना बहुत जरूरी है कि 5 रुपए के नोट कितने हो गए आपके पास, जिसको आपने x माना था वो कितने हो गए, 30। और 10 रुपए वाले नोट कितने हैं, जिसको आपने y माना था वो कितने हो गए, 20। इस तरह से आपको पता चल गया कि 5 के नोट कितने हैं और 10 के नोट कितने हैं। बच्चों इसको आप नोट डाउन कर सकते हो।
इसके बाद बच्चे दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग जल्दी से। अगर आप प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखोगे, अगेन आपको दो चीजें पूछी गई हैं और दो जानकारी भी दी गई है। तो सबसे पहले जो दो बातें पूछी गई हैं उसको हम मान लेते हैं। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर अनुपात 1:2 होता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात ये कि वह भिन्न ज्ञात करना है, तो आपको पता है भिन्न में दो चीजें होती है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो अगर हम मान लें कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है, वह भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, मतलब x बटे y। अब जो पहला शर्त कह रहा है कि पहले शर्त अनुसार अगर हम सोचे, पहला शर्त ये कह रहा है कि भिन्न का जो हर है, हर मतलब ये y, उसके अंश के दुगने से, मतलब इसकी तुलना इसके अंश से हुआ है। और क्या तुलना किया गया है कि हर जो है अंश के दुगने से, मतलब इसमें अगर 2 का गुणा किया जाए तब आगे सोचना होगा, दुगने से एक अधिक है। कौन एक अधिक है, हर, मतलब ये एक ज्यादा है। अगर बराबर करना है दोनों को, इसमें से एक कम करना पड़ेगा। जैसे ही एक कम करोगे ये लोग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को सामान्य रूप में लिख सकते हैं 2x ऋण y बराबर ऋण 1। अब दूसरी जानकारी क्या कह रहा है, अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ना है। मतलब ये जो अंश है इसमें भी एक जोड़ो और जो हर है उसमें भी एक जोड़ो। जब अंश और हर दोनों में एक जोड़ोगे, ये जो अनुपात है ये इसका मान बदल करके कितना आ जाता है, 1/2। ये आपको दूसरी जानकारी के आधार पर दूसरा समीकरण बना, इसको सामान्य रूप में लाएंगे। 2 का गुणा, मतलब तिर्यक गुणा करोगे, 2 गुणे x धन 1 बराबर 1 गुणे y धन 1। यहाँ 2x धन 2 और यहाँ 1 का गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पक्षांतर करेंगे, चरांक को एक तरफ ले लेते हैं, 1 ऋण 2, तो 2x ऋण y बराबर ऋण 1। ये दूसरा समीकरण बन गया। तो इस तरह से आपके सामने दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं कि 2x ऋण y बराबर ऋण 1। और बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ ये आ रहा है कि फिर से आपको वही दिख रहा है, 2x ऋण y बराबर ऋण 1। मतलब भले आपको दो जानकारी दिया गया था, ये दूसरी शर्त जो थी, दूसरे शर्त अनुसार अगर हम सोच रहे हैं कि आपको दो अलग अलग जानकारी दिया गया था, दो अलग अलग शर्त दिया था, लेकिन उन दोनों शर्तों के आधार पे आप देख रहे हो तो आपको सेम समीकरण मिल रहा है। ऐसा रेयरली होता है। आपको इस पार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती से इस प्रकार का सिचुएशन डाल दिया गया है। जैसे कभी कभी जब प्याज की खेती होती है तो उसमें लगभग तो सब लाल प्याज दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी एक सफेद प्याज आ जाता है। तो यहाँ इस सवाल का यही हाल हुआ है कि देना था दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, ऑफकोर्स दिया गया है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, पर इस तरह से सिचुएशन देना था कि दो अलग अलग समीकरण बने और उनको हल करके आप उनका मान ज्ञात करो। पर यहाँ आपको ऐसा हो गया कि दोनों समीकरण सेम आ गए हैं। ऐसा आपको 10वीं में पुराने सिलेबस में सवाल हुआ करते थे कि अगर समीकरण सेम है तो क्या स्थिति होगी। तो आपको दो अलग अलग विचार करने की जरूरत नहीं, आप इस पे विचार कर रहे हो कि इस पे विचार कर रहे हो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों तो सेम समीकरण है। अगर दोनों समीकरण सेम है मतलब आपको अल्टीमेटली एक ही समीकरण मिल रहा है। और अगर एक ही आपको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, आपको पता होना चाहिए उसके असंख्य हल हो सकते हैं। याद रखो, यहाँ इस तरह से सोचना है
एक ही समीकरण अगर है तो उसके असंख्य हल हो सकते हैं। तो किसी एक समीकरण के असंख्य हल होते हैं, इस तरह से आपको सोचना है। क्योंकि देखिए, दो अलग अलग समीकरण हैं, दोनों के असंख्य हल होंगे, लेकिन जब हम युगपत समीकरण की बात करते हैं तो ऐसा हल जो दोनों के लिए लागू होता है उसको हम मान लेते हैं कि ये दोनों का हल है। लेकिन जब एक ही समीकरण है तो उसके तो असंख्य हल होंगे, और वो असंख्य हल ज्ञात कैसे करते हैं? किसी एक को कुछ मान लेते हैं कि माना x बराबर, जैसे हमने 1 मान लिया, तो y का मान कैसे आएगा? आप वो समीकरण लोगे 2x ऋण y बराबर ऋण 1, उसमें x के बदले में आप 1 लिख दिए, यहाँ 2 ऋण y बराबर ऋण 1, तो ऋण y बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 1 ऋण 2, तो ऋण y बराबर ऋण 3, इसलिए y बराबर कितना आ गया? 3। मतलब एक हल आपको क्या प्राप्त हो गया? हर सॉरी, अंश जो है, अंश का मान 1, तो हर का मान कितना आ गया? 3, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? 1/3। तो अगर आप x का मान 1 लेते हो तो उस समीकरण में मान रखने पर y का मान 3 आएगा, और इसलिए भिन्न क्या आ जाएगा? 1/3। लेकिन चूंकि असंख्य हल मिल रहा है, मतलब अगर x का मान अगर 2 सोचा जाए तो y का मान जो है 5 आ जाएगा, x का मान 3 सोचा जाए तो y का मान 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको असंख्य हल मिलेंगे, लेकिन कोई एक हल लिख दिए तो पर्याप्त है इस सिचुएशन में। जनरली यहाँ 9th में या इवन इस साल इस नए सिलेबस के हिसाब से 10th में भी इस प्रकार के सवाल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको दो दो समीकरण अलग अलग रहेंगे और उनको हल करके आपको मान ज्ञात करना होगा। पर अगर सेम समीकरण दोनों आते हैं तो इस तरह से आपको विचार करना है कि x का मान कुछ तो मान लिए और y का मान हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं। जनरली इस प्रकार के सवाल आपने बहुत बार किया होगा। दो लोगों की उम्र से संबंधित सवाल अक्सर आपको करने के लिए आता है। ओके, तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दो। प्रियंका और दीपिका की आय का योगफल दिया है, तो दोनों की आय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रियंका की आय, एक्चुअली वर्तमान आय की बात होना चाहिए, लेकिन जब प्रश्न में जैसा लिखा है हम वैसी चल रहे हैं। माना प्रियंका की आय x वर्ष है और दूसरी कौन है? दीपिका। तो दीपिका की आय हम मान लेते हैं y वर्ष है। अब सिचुएशन क्या, पहला सिचुएशन क्या कह रहा है, मतलब पहली शर्त अनुसार हम क्या सोच सकते हैं? पहला शर्त क्या कह रहा है कि दोनों की आय का योगफल 34 है, मतलब जो भी इसकी उम्र है, जो भी इसकी उम्र है, दोनों मिल करके कितने हैं? 34। दोनों मिल करके 34 है। इससे पहला समीकरण बन गया कि दोनों का योगफल किए तो 34 आया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है? प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है। मतलब दूसरी शर्त अनुसार अगर हम सोचे तो कहा है कि प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, मतलब दोनों की उम्र सेम नहीं है। ये जो प्रियंका है और ये जो दीपिका है, इन दोनों की अगर तुलना किया जाए तो ये 6 साल ज्यादा है, दोनों बराबर नहीं। लेकिन अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें से 6 कम करना होगा या तो इसमें 6 बढ़ाना होगा, दोनों चलेगा। तो जैसे हम इसमें 6 बढ़ा दिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये पहले से 6 ज्यादा थे।
तो अगर बराबर करना तो इसमें 6 मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, x ऋण y बराबर 6। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। आप देख रहे हो बहुत ही सामान्य स्थिति है कि अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ x प्लस वाई बराबर 34, x माइनस वाई बराबर 6। जोड़ना है तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं, इससे y कट जाएगा, 2x बराबर 40 आ जाएगा, 34 और 6 40। तो इस आधार पे आपको x का मान क्या आ जाएगा, 40/2। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 20। तो अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान जैसे मैंने समीकरण अगर 1 में रख दिया, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 34, x की जगह 20, तो y का मान कितना आ जाएगा, 34 माइनस 20। इस तरह से आपको y का मान कितना आ गया, 14। इसलिए आप उत्तर लिख सकते हो, इसलिए प्रियंका की आयु, जो कि हमने x माना था, अब हमको कितना समझ में आया, 20 वर्ष। और दीपिका की आयु, जो कि हमने y माना था, वो बराबर कितना आ गया, 14 वर्ष। ओके, इस तरह से बहुत आसानी से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। हमेशा दो जानकारी है, उसके आधार पे दो समीकरण बनाते हैं, फिर उसके बाद 5.1 का सवाल हो जाता है, दोनों समीकरण को हल कर दिए, आपको जवाब मिल जाता है। इसके बाद अगला सवाल अगर आप देखोगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस कोरोना काल में आप जू में जाने में तो डर लगता है, चिड़ियाघर में, लेकिन हम सवाल के माध्यम से थोड़ा सा सैर सपाटा कर लेते हैं। तो आपको एक चिड़ियाघर का सिचुएशन दिया गया है, जहाँ पे शेर और मोर है। हमें जानकारी दिया है कि शेर और मोर मिल करके कितने हैं और उनके पैरों की संख्या कुल मिला के कितनी है। इस आधार पे अपने को सवाल हल करना है कि कुल 50 है शेर और मोर मिला करके। ओके, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेर तथा मोर की संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि माना शेर की संख्या x है और मोर की संख्या y, और जो पहला शर्त आपको कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने हैं, 50 है। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। देखो परीक्षा में कभी कभी आपको अगर समीकरण ना बनाने हैं तो भी सोचा करो एक समीकरण शायद आसानी से बन जाए। जैसे यहाँ पर दोनों मिलके 50 है, मतलब जितने शेर हैं प्लस जितने मोर हैं बराबर 50। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, उनके पैर के बारे में जानकारी है कि दूसरे शर्तानुसार सिचुएशन क्या है कि उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। मतलब उनके जितने शेर हैं और जितने मोर हैं, उन सबके पैर को अगर काउंट करोगे तो कुल मिला के 140 होता है। तो आपको पता है शेर के पास, एक शेर के पास कितना पैर होता है, 4 पैर होता है ना। तो अगर अपने पास x शेर है तो उनके पैर मिलकर के कितने हो जाएंगे, 4x। और मोर के पैर कितने होते हैं, एक मोर के 2 पैर होते हैं, तो y मोर के कितने पैर हो जाएंगे, 2y। और ये सब मिला करके कितना है, 140। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ठीक है।
अभी दो समीकरण को हल करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये सब में दो का गुणा कर दो या ये सब में दो से भाग भी दे सकती हो। जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, समीकरण दो में आप चाहो तो इसमें दो का गुणा करो y सेम हो जाए, चार का गुणा करो x सेम हो जाए, आपकी मर्जी। समीकरण दो में मैं दो से भाग दे रहा हूं। अगर समीकरण दो में दो से भाग दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x धन y बराबर 70। समझ में आया? दो से इसमें भाग दिए, दो दूनी चार, दो से भाग दिए एक कट गया, मतलब एक लिखने की जरूरत नहीं। दो से इसमें भाग दिए 7। इससे फायदा क्या हुआ, y सेम दिखने लगा। अब y जब सेम दिखने लगा तब y को काटा जा सकता है। कैसे? लेकिन चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा। मतलब समीकरण एक में से, याद रखो, 3 को घटाने पर, ये समीकरण एक है, ये समीकरण 3 है। घटाना है मतलब याद रखो चिन्ह बदल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घटाना है मतलब चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। इसे यहाँ एक धन है एक ऋण घट जाएगा तो ऋण x आएगा, बड़े वाले का चिन्ह, ये कट जाएगा। और यहाँ पे भी एक धन है एक ऋण घट जाएगा, 20 आएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अल्टीमेटली सिचुएशन क्या मिल रहा है कि ऋण x बराबर ऋण 20। इसलिए आप कह सकते हो कि x बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब x का मान समीकरण एक में रख दे। एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 50, x की जगह 20। तो बहुत आसानी से आपको y का मान क्या आ जाएगा, 50 ऋण 20 मतलब 30। इस तरह से y का मान 30 आ गया। अब आप उत्तर लिख सकते हो, इसलिए शेर की संख्या बराबर जिसको हमने x माना था वो कितना आ गया, 20। और मोर की संख्या जिसको हमने y माना था वो कितना आ गया, 30। इस तरह से जैसा जानकारी दिया है उस आधार पर अगर हम समीकरण बनाते हैं तो हमें बहुत आसानी से उसका जवाब मिल सकता है। ओके, इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप जितनी बार प्रश्न पढ़ोगे उतना आपके लिए आसान होगा समीकरण बनाना। याद रखो इस एक्सरसाइज में ये चैलेंज नहीं कि आप समीकरण हल कैसे कर रहे हो। एक्चुअली रेगुलर क्लास में तरीका ये होता है कि हम केवल समीकरण बनाते नहीं, आपकी मदद से बनाते हैं और उसके बाद आपसे ही हल करवा के लेते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ ऑनलाइन में वन वे ट्रैफिक हो रहा है, तो लेकिन आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप खुद से प्रयास करो समीकरण बनाने का। और समीकरण बनाने के लिए जितनी बार प्रश्न को पढ़ोगे उतना ही आप सफल होगे बनाने में। और जब तक खुद से नहीं बनाओगे, रेडीमेड समीकरण बना के देने से आपको सवाल नहीं आएगा। तो सिचुएशन क्या है, संजय को नौकरी करने पर प्रतिमाह कुछ वेतन मिल रहा है। 5वां प्रश्न, संजय जब नौकरी कर रहा है तो उसको हर महीने कुछ वेतन मिल रहा है और ये भी कहा गया कि हर साल उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि शुरू में उसका वेतन कितना था और हर साल बढ़ोतरी कितना हो रहा है। तो माना संजय का मूल वेतन हम अगर x रुपया मान लें और प्रति वर्ष जो बढ़ोतरी हो रहा है वो y रुपया हो रहा है। मतलब जब वो अपॉइंटमेंट उसका हुआ तो शुरू में उसको हर महीना x रुपया मिल रहा है और साल भर के बाद उसमें y रुपया जोड़ दिया जा रहा है, फिर अगले साल और y जोड़ दिया गया, अगले साल और y जोड़ दिया गया। तो पहला शर्त क्या कह रहा है कि
4 साल के बाद उसका वेतन 4,500 रुपया हो जाता है। हमको ये सोचना है कि 4 साल के बाद इसके हिसाब से कितना होगा। जानकारी तो कह रहा है 4.5, लेकिन हमारे जानकारी के मानने के हिसाब से कितना होगा। शुरू में जो वेतन है प्लस अब हर साल वाई रुपया बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 4y। इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 4,500। और जो दूसरी शर्त कह रहा है कि दूसरी शर्त कह रहा है कि 10 साल के बाद 5,400 होता है। तो 10 साल के बाद क्या सिचुएशन होगा, जो उसका मूल वेतन शुरू में है प्लस हर साल जो वाई रुपया बढ़ रहा है, तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा, 10y। और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 5,400। ये दूसरा समीकरण है। अब आपको इन दोनों को हल करना है। आप इजीली देख सकते हो x कटने के लिए तैयार है, मतलब हमको केवल करना क्या है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर याद रखो चिन्ह सेम है, तो ये ऐसे करोगे तो जुड़ जाएगा, चिन्ह बदली करोगे तब ये कटेगा। ये समीकरण 1 हो गया। और ये आपका समीकरण 2 हो गया। घटाना है मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब यहाँ देखो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो -6y, और ये घटेगा तो -900 आ जाएगा। तो इस हिसाब से y का मान आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली रीढ़ रीढ़ से कट जाएगा तो 6y बराबर 900। तो y का मान कितना आ जाएगा, 900/6। इसको काटोगे तो 6 एकम 6, 3 30, 6 25 30 और 50, मतलब y का मान कितना आ गया, 150। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये y का मान किसी भी समीकरण में रख लेना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x धन 4y बराबर 4,500। x की जगह पे हमें नहीं मालूम है, और y की जगह हमें 150 मालूम है। 4 गुणे y की जगह 150, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा बराबर 4,500। x का मान कितना आ जाएगा, 4,500 माइनस 600, इस आधार पे 3,900। मतलब आपको सिचुएशन क्या मिल गया कि उसका मूल वेतन, मतलब उत्तर में आप क्या लिखोगे, संजय का मूल वेतन जो कि हमने x माना है वो कितना हो गया, 3,900। और प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही है, चाहे बढ़ोतरी कहो चाहे वृद्धि कहो, वो कितना हो रहा है, 150 रुपए का। किसी और जमाने का सवाल है, अब इतना कम वृद्धि नहीं होता है। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग सिचुएशन के आधार पे दो समीकरण बनते हैं, और उनको हल करने पर जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, इसके बाद जल्दी से हम लोग लास्ट सवाल देख लेते हैं, जो कि आज का मेरा टारगेट है कि शुरू के 6 सवाल ही मुझे कराना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जैसे आपको चिड़ियाघर के शेर और मोर का सवाल था लगभग, सॉरी, जैसे आपको पहला सवाल था लिफाफे वाला, लगभग वैसा ही सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेज और कुर्सी का सिचुएशन है, मेज का दाम इतना, कुर्सी का दाम इतना, तो उस आधार पे उनका दाम हमें ज्ञात करना है। इतना मेज खरीदा, इतना कुर्सी खरीदा, इतना पैसा हुआ, इतना मेज खरीदा, इतना कुर्सी खरीदा, इतना पैसा हुआ, तो एक मेज एक कुर्सी का दाम ज्ञात करो। तो हमें देखते हैं कि सबसे पहले हम कुर्सी और मेज का दाम मान लेते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है और एक मेज का मूल्य y रुपया है।
अब सिचुएशन क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है, अगर 3 कुर्सी और 2 मेज खरीदते हो तो 4,500 रुपया देना पड़ेगा। तो एक कुर्सी का दाम तो 100 रुपया है, तो 3 कुर्सी का दाम 3x, और मेज कितना खरीदना है, 2। एक मेज का दाम y, तो 2 मेज का दाम 2y, और दोनों मिला के कितना देना पड़ेगा, 4,500 रुपया। ये बन गया पहला समीकरण। और दूसरी शर्त के अनुसार क्या सोचेंगे हम, सेम सिचुएशन है, खाली अंक बदल रहे हैं कि अगर आप 5 कुर्सी और 3 मेज खरीद रहे हो, एक का दाम x, तो 5 का दाम 5x, एक का दाम y, 3 का दाम 3y, तो आपको कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 7,000। ये दूसरा समीकरण बन गया। फिर इन दोनों को हल कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ना x वाला सेम है ना y वाला सेम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं y काटना चाहता हूँ, यहाँ मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 2 का गुणा, जो इसका गुणांक है उसका गुणा इन सब में, जो इसका गुणांक है उसका गुणा ये सब में। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे हम, यहाँ 9x, यहाँ 6y, और यहाँ 3 का 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ये तीसरा समीकरण बन गया। ओके, और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 का गुणा करके 2 पचे 10x, 2 3 6y, और 2 सते 14,000। अब आपको सिर्फ इन्हीं दोनों समीकरणों पर विचार करना है, समीकरण 3 और समीकरण 4, क्योंकि ये दोनों समीकरण का सिचुएशन क्या हो रहा है कि दोनों का y सेम है, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, याद रखो चिन्ह सेम है तो जोड़ने पे नहीं कटेगा, तो 9x धन 6y बराबर 13,500, और 10x धन 6y बराबर 14,000। घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे ऋण x, एक कट जाएगा, यहाँ पे आपको ऋण 500 आ जाएगा। इस आधार पे x का मान कितना आ गया, 500। अब x का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, जैसे समीकरण 1 में रख दिए, तो समीकरण 1 क्या है, 3x धन 2y बराबर 4,500। यहाँ पे 3 गुणे x की जगह 500, तो यहाँ पे 1,500 आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको हल करने आपको आना चाहिए। तो इस आधार पे आपको 2y बराबर 4,500 ऋण 1,500, तो 2y बराबर 3,000 आ गया। तो यहाँ से बच्चों आप y का मान निकाल सकोगे, तो आपको इस तरह से एक कुर्सी का दाम 500 रुपया आता है, और एक मेज का दाम, यहाँ 2 मेज का दाम 3,000 है, तो एक मेज का दाम कितना आ जाएगा, 1,500। लेकिन मैं फिलहाल इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन आपको एक कुर्सी और एक मेज का दाम नहीं पूछा है, बल्कि 2 कुर्सी और 2 मेज का दाम पूछा है। इसलिए 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य अगर हमें ज्ञात करना है, तो 2 गुणे एक कुर्सी का दाम कितना है, 500, धन 2 मेज का दाम तो 3,000 ऑलरेडी है, तो आपको 1,000 धन 3,000 बराबर 4,000 रुपया आ जाएगा। याद रखो, आप चाहो तो एक एक का दाम निकाल लो, बाद में से दोनों में 2-2 का गुणा करो, या मैंने यहाँ चूंकि 2 का दाम डायरेक्ट पूछा था, इसलिए यहाँ से y का मान नहीं निकाला और इसी से काम चला लिया। ओके बच्चों, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो,
क्योंकि इस प्रश्न संग्रह में मुझे यही सवाल आज कराने थे। तो 6 के 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी सवाल में आपको डाउट है, प्लीज आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है, प्लीज आप प्रश्न पूछिए। हाँ, रोशनी बिंद पूछिए प्रश्न। सर 6 वाला एक बार वापस से समझाइए ना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। आप ये सिचुएशन सोचो कि आपको 2 कुर्सी और 2 मेज का दाम पूछा है। जनरली क्या होता है, 1 कुर्सी और 1 मेज का दाम पूछा जाता है, पर यहाँ 2 कुर्सी और 2 मेज का दाम पूछा है। लेकिन पहले आपको क्या मानना है कि 1 कुर्सी का दाम कितना होगा और 1 मेज का दाम कितना होगा। तो हमने x और y मान लिया। अब जैसा कि पहला सिचुएशन कह रहा है कि अगर हम 3 कुर्सी खरीदते हैं और 2 मेज खरीदते हैं, तो हमें कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 4,500 रुपए। तो समीकरण कैसे बनेगा कि 1 कुर्सी का दाम तो 100 रुपया है, तो 3 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 3x। 3x। जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए 1 कुर्सी का दाम 100 रुपया है, तो 3 का दाम कितना हो जाएगा? 100 में 3 का गुणा कर देते हैं। तो वैसे यहाँ हमने गुणा कर दिया। और 1 मेज का दाम y हमने माना है, लेकिन खरीदना कितना है? 2 मेज। तो 2 मेज का दाम कितना हो जाएगा? 2y। तो दोनों मिलकर के कितना हो गया? 4,500 रुपया। ठीक इसी तरह दूसरा समीकरण बना कि दूसरे में क्या हुआ, 3 की जगह 5 पे विचार करना है, 2 की जगह 3 पे विचार करना है, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 7,500 रुपया। तो मेन तो समीकरण ही बनाना आपको सीखना है, हल करने आपको आना चाहिए 5.1 के अनुसार। और किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। सर आपने जो 3 से मल्टीप्लाई किया ना वो। हाँ जी, इसीलिए तो मैं कहा ना कि ये 5.1 की बात हो गई, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य समीकरण बनाने सिखाना। एनीवे, देखो, अगर ये 2 समीकरण को हल करना है तो लॉजिक ये क्या होता है कि किसी एक को काटना पड़ेगा, चाहे x कटना चाहिए चाहे y कटना चाहिए। पर ये हिसाब से ना x कटेगा ना y कटेगा। क्यों? कटने के लिए गुणांक सेम होना चाहिए। ना यहाँ गुणांक सेम है, ना यहाँ गुणांक सेम है। तो गुणांक हमको सेम करना पड़ेगा, चाहे x का सेम करो चाहे y का सेम करो। तो आइडिया ये है कि अगर मैं y सेम करना चाहता हूं, तो जो इसके बाजू में है उसका गुणा इन सब में कर दिए, जो इसके बाजू में है उसका गुणा इन सब में कर दिए। तो इससे क्या होगा? ये 3 दूनी 6, ये 2 तिहाई 6, मतलब y सेम हो जाएगा। अगर आप x काटना चाहते हो तो इसका गुणा इन सब में करना होगा और यहां से इसका गुणा इन सब में करना होगा, तो x सेम हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि आप y काटना चाहते हो तो y सेम करो, x काटना चाहते हो तो x सेम करो। मैंने यहाँ y सेम किया तो घटाने पे y कट गया, तो x का मान आ गया। हाँ जी बोलिए। हाँ सर समझ गए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। प्लस सर 5वां समझाइए ना, 5वां सवाल। 5वां सवाल देखो, इस तरह से नहीं है सवाल कि आपको ऐसे फटाक से मैं 5वीं पे चले जाऊं, क्योंकि यही दिक्कत है कि उसी समय पूछे तो बात अच्छा शुरू से लगता है। समझाइए, हाँ, शुरू से समझाइए, समझ में नहीं आया सर। चलो स्कूल में आ जाओ बेटा, स्कूल में आराम से हम लोग करते हैं बैठ करके। कौन सा स्कूल है सर? इसका वीडियो फिर से देखना है, यूट्यूब पे वीडियो है, वहां से 2 बार 3 बार 10 बार जब तक ना समझ में आए वीडियो रिप्ले करके देखते रहना। हाँ सर। आपको क्या कह रहा है कि संजय शुरू में कुछ तो पगार पा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसका आरंभिक वेतन x है। मतलब जब उसको किसी नौकरी पे रखा गया तो ये हुआ कि भैया तुमको 100 रुपया हर महीने पगार मिलेगा, लेकिन ये भी प्रॉमिस किया गया कि प्रति वर्ष उसमें वृद्धि किया जाएगा। प्रति वर्ष पगार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा हमें नहीं मालूम, तो हम मान लिए कि y रुपया बढ़ेगा। पहला सिचुएशन कर क्या रहा है कि 4 साल के बाद उसको 4,500 रुपया पगार मिलना शुरू हो गया। अब कैसे 4,500 मिलना शुरू हो जाएगा? शुरू में जो वेतन था प्लस जो हर साल बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ रहा है? y। तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? जैसे 1 साल में 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? बोलो, आप प्रश्न पूछ के गायब हो गए क्या?
एक साल में 20 रुपया बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? एक 80 साल में 20 80 रुपए। हाँ 80 कैसे आया 80? 4 20 का में 20 4 में का गुणा गुणा कर कीजिए। लेगा, वैसे यहाँ पे 4 साल में कितना बढ़ेगा? 4y 4y आगे कितना हो गया? 4500। 4500। दूसरा सिचुएशन क्या है कि 10 साल के बाद 5400 पगार हो रहा है। कैसे 10 साल के बाद 5400 होगा? शुरू में जो भी पगार होगा उसको हम x माने हैं, प्लस 10 साल में कितना बढ़ेगा? एक साल में कितना बढ़ रहा है? y। y 10 साल में कितना बढ़ेगा? 10y। और दोनों मिल करके जो भी होगा वही उसका नया पगार होगा। ये आपका पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, हाँ सर। तो मेन देखो इस एक्सरसाइज में आपको समीकरण बनाने की कला सीखना है, हल करना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब आपको प्रश्न संख्या 5.1 फिर से प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। सर दूसरा बताइए। दूसरा बताइए। दूसरा मैंने बताया था ना, थोड़ा अलग सवाल है, वो एकदम सिंपल है, एक ही समीकरण बनेगा उसमें। क्या आपको उसमें नहीं समझ में आया वो पूछो। सर उसमें मतलब कि कैसे अनंत उसका हल होगा वहां से नहीं समझ में आया। अलग हल होगा मतलब मतलब कि अनंत हल होगा ना, असंख्य बहुत सारे हल होंगे उसके। हाँ, क्योंकि दोनों समीकरण जब हम बना रहे हैं हमें कुछ नया समीकरण नहीं मिलता, हमको एक ही समीकरण बार बार मिल रहा है। पहली बार हमको कौन सा समीकरण मिला? प्रश्न नंबर 2 में 2x ऋण y बराबर ऋण a। जब हमने दूसरी बार समीकरण बनाया तो हमको फिर से क्या मिला? 2x ऋण y बराबर ऋण a। हमको दोनों बार यही समीकरण मिला है ना। जब दोनों बार हमको यही समीकरण मिल रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको दो समीकरण है ही नहीं, हमारे पास तो एक ही समीकरण है। और एक ही समीकरण अगर होता है तो उसके असंख्य हल होते हैं। खाली आपको x का मान सोचना है, y का मान ज्ञात करना है। x का मान सोचना है, y का मान ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान दोगे एक्सरसाइज 5.1 में आपको अभ्यास के लिए इस प्रकार के सवाल थे। एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा सवाल अगर देखोगे कि x प्लस वाई बराबर 7, इसके हल ज्ञात करो, तो हमने असंख्य हल ज्ञात किया था। तो अगर कोई एक समीकरण है तो उसके असंख्य हल हो सकते हैं। केवल आपको इसे x का मान सोचो और वो मान इसके अंदर रख दो तो आपको एक y का मान आ जाएगा। जैसे x का मान अगर मैं 3 सोचता हूं तो 2 गुणे 3 बराबर ऋण 1, तो 6 बराबर ऋण y बराबर ऋण 1, तो ऋण y बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 1 ऋण 6, तो ऋण y बराबर ऋण 7, तो y का मान कितना आ जाएगा? 7। तो मतलब हमने क्या सोचा? x का मान 3, हमको y का मान कितना मिल गया? 7। इसी तरह x का मान कुछ भी अलग सोचोगे तो y का मान कुछ अलग आएगा। मतलब इस तरह से इसके असंख्य हल प्राप्त होंगे। जब एक ही समीकरण होता है तो उसके असंख्य हल होते हैं। ओके सर, मतलब कि x का मान कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ जी, कुछ भी ले सकते हैं। इवन आप x की जगह y कुछ भी लो, आपको x का मान कुछ भी आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सोनी। सोनी क्या पूछना है पूछो। ओके सोनी क्या पूछना है? ओके बच्चों, तो इस तरह से आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन मुख्य बात है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। समीकरण हल करने के लिए आपको अगर इसमें कोई बातें अभी भी नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो जब आप YouTube पे बार बार देखोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये फायदा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कि हम क्लास में तो एक बार टीचर ने पढ़ाया तो दोबारा मौका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ YouTube पे आप सवालों को बार बार देख करके समझ सकते हो। और फिर भी ना समझ में आया तो आप अपने शिक्षक के माध्यम से उसके अंदर जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।